तो भाई पिछला जो आपका लेक्चर था लेक्चर नंबर 4.3 जिसके अंदर में आपने होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उस मेथड के थ्रू सोल्व करने के बारे में आपने बहुत अच्छे से उसके अंदर में समझा होगा। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एटीसी एओ एंड गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी भाई इन एग्जाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक टॉपिक पिछले हमारे चैप्टर के अंदर में रह गया था जब हम होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे पास में कोई नॉन होमोजीनियस कोई इक्वेशन बन जाती है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे। और साथ साथ में आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी केसेस बनते हैं सारे यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जितना भी चैप्टर था वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर में हम हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी गेट एग्जामिनेशन की बात करूं या कोई भी आपका जो एग्जाम होगा वो सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के ऊपर में होते हैं। तो उसके दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये चौथा मेथड आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे हम इसके क्या क्या फैक्टर फाइंड करने होते हैं और क्या क्या किन पैरामीटर्स के थ्रू हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो भाई पिछला जो हमारा था जिसके अंदर में हमने होमोजीनियस इक्वेशन अगर फॉर्म बन रही है हमारी कोई इक्वेशन की, जैसे हमारे पास में गिवन था कि एफ एक्स वाई और डिनोमिनेटर में जिसमें एक फंक्शन हुआ करता था जी एक्स वाई। ये जी एक्स वाई का मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो एक्स भी उसके अंदर में वेरिएबल है और वाई वेरिएबल भी है। अब हुआ क्या कि वहाँ पर हम चेक करते थे कि भाई हमारा जो फंक्शन है फाइनली अगर हम एक्स की जगह पे के एक्स पुट कर दे दें, वाई की जगह पे के वाई पुट करते थे, यहाँ पर के वाई पुट करते थे, के एक्स और के वाई पुट करके देखते थे। जब इस पूरी इक्वेशन को हम सोल्व करते थे तो हमारे पास में जो रिजल्ट बन के आता था वो ओरिजिनली वही आ जाया करता था। तब हम कहते थे कि हमारी इक्वेशन है भाई होमोजीनियस बन गई है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो होमोजीनियस बन ही नहीं पा रही है तो हमें उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम उसको रिड्यूस करके एक होमोजीनियस फॉर्म में ले आए तो हमारे लिए सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि होमोजीनियस के जो हमने सॉल्यूशंस थे वो पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर में पढ़ लिए कि भाई कैसे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्योंकि होमोजीनियस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो खत्म हो जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक निकालवा के, उसके ऊपर में वो नहीं पूछते हैं आप लोगों से। उसी तरह से मैं बात करूंगा जब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म तक के लिए, तो ये मेरे पास में फॉर्म गिवन है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू a1x b1y प्लस में c1 और डिनोमिनेटर में a2x प्लस में b2y और c2 आप लोग को गिवन है भाई। ओके, अब आप लोग को चेक ये करना पड़ेगा अगर ये मेरे पास में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है कैसे बनेगी और क्यों बन रही है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई मेरे पास में कांस्टेंट आ गए हैं दो, ये मान लो 1 है, ये मेरे पास में 4 है, तो इनकी जगह पे तो मैं k की वैल्यू पुट नहीं कर सकता ना। तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा k का फैक्टर रह जाना है यहाँ पर। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे डायरेक्टली कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गई है, सो दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब मुझे क्या स्टेप करने पड़ेंगे, तो भाई ध्यान से इस पॉइंट को देख लेना। इसके अंदर में दो केसेस बनेंगे। अगर मेरे पास में ऐसा हो कि जो a1 b2 यानी कि जो x के साथ में, ध्यान से सुनना भाई, x के साथ में जो जुड़ेगा वो a कोफिशिएंट होते हैं और जो y के साथ में जुड़ेंगे वो b कोफिशिएंट होते हैं। क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे इसको घुमा के देने वाला हूं आप लोगों को मैं। तो a1x मेरे पास में हो गया और ये मेरे पास में a2x हो गया। तो अब आपको क्या देखना है कि जो a1 और b2 इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस a2 और b1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इन दोनों का जब माइनस करेंगे आप लोग तो इसका रिजल्ट अगर आप लोगों के पास में 0 नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और एग्जाम में आपका वही पूछता है कि आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है। तो जो सब्सटीट्यूट करने पड़ेगा वो आप लोगों को करना है कि x की जगह पे आपको क्या कर देना है, x प्लस एच पुट कर देना है। जो हमारा मेन इक्वेशन जो ऊपर बन रहा है, जो क्वेश्चन यहां पर बनेगा ना हमारा, उसमें आप लोग को x की जगह पे x प्लस एच पुट कर देना है। कब, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। और जब हमारे पास में y जो हमारे पास इसके अंदर में है उसको आपको पुट कर देना y प्लस में k। अब जो पूछेगा ना क्वेश्चन के अंदर में वो आप लोगों से पूछेगा इस h और k की वैल्यू, इसके ऊपर में हम काम करेंगे। ओके, दूसरा जो केस मेरा बनेगा वो ये हो सकता है कि भाई ठीक है जी, आपने ये बता दिया कि भाई इनका सम जो है नॉन जीरो है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने करके दिखाया केस 1 के अंदर में ये नॉन जीरो है। अगर ये जीरो आ गया तो क्या करेंगे भाई, अगर ये जीरो आ गया ना तो भाई बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो ये चीज वो क्या हो गया कि वहां पर जो हमारे पास में टर्म है, जो भी हमारे पास में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, उनके अंदर में कोई ना कोई कॉमन टर्म आ रही होगी और वही कॉमन टर्म हमारा क्या कहलाएगा, सब्सटीट्यूशन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो एट मैक्स और मैक्स
वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि उस सब्सटीट्यूशन की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं उससे और आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट को लेके। चलिए, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस माइनस 3। तो देखते हैं, आप लोग को लग रहा है कि भाई ये तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, यहां से आप पहचान जाएगा, अरे सब्सटीट्यूट पूछा है इसने, सब्सटीट्यूट पूछा है तो मुझे भाई नॉन लीनियर जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वाला मेथड है वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पहले इनके वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट है वो उठाने पड़ेंगे। तो ए के जो मैंने बताया कि x के जो कोफिशिएंट होंगे वो a होंगे और y के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो b होंगे। ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को अगले क्वेश्चन में, वरना गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ में। तो ये मेरे पास में a1 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करी 1 हो गई है, a2 की वैल्यू फाइंड करी आपने 2 हो गई है, और b1 जो मेरे पास में आएगा a2 की वैल्यू मेरे पास में 2 हो गई है, और b1 की वैल्यू मेरे पास में क्या रही है, ये 2 हो गई है, और b2 की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई a1 और b2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, a2 और b1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का आपस में माइनस कर दो। अगर ये रिजल्ट मेरे पास में नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो x है वहां पर क्या पुट कर देना भाई, x प्लस एच कर देना, और y की जगह पे y प्लस के कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको x की जगह पे x प्लस एच कर दिया आप लोगों ने, y की जगह पे 2y प्लस में 2 की हो जाएगा, क्योंकि y प्लस के करोगे तो उसको खोलेंगे तो 2y प्लस 2 की हो जाने है, और 3 की तरह हमारे पास में कांस्टेंट है। इसी तरह आप डिनोमिनेटर को कर लोगे। अब ये पूरा जब आप सोल्व कर लोगे ना, अब इसको सोल्व कैसे करना है, ये मेरे पास में इक्वेशन जो बनने वाली ये आ गई है। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखो भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज लेके चलेंगे हम इसके अंदर। तो अब क्या करना है आप लोग को, ये तो इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो देख लो भाई, बाकी कोई जरूरत है नहीं है अपने को ये सब करने की ना, क्योंकि अपने को h और k की वैल्यू निकाल के देखनी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे h, यहां पर लिखेंगे k और यहां पर लिखेंगे 1। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, h k और 1 लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब h के नीचे जो है ना, यहां पे आपको टर्म लिखनी है a की, यहां पर a1 आ गया मेरे पास में 1, और a2 क्या आ गया मेरे पास में 2। उसी तरह से k है, k के नीचे मुझे क्या लिखना है, b की टर्म लिखनी है। तो b की टर्म आपने लिखी भाई, मेरे पास में कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर में, 2 थी, 2 आ गई। फिर दूसरी b2 की वैल्यू क्या मेरे पास में 1 है, वो 1 यहाँ पे लिख ली, और 1 के नीचे लिखने आपको कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बताओ मेरे को, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर में कौन कौन थे, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर में मेरे पास में -3 और -3 है विद सिंपल, क्योंकि इक्वेशन जो कहती है वो x प्लस वाई प्लस में c का फॉर्मेशन था हमारे पास में, ठीक है ना, जो हमने पीछे इसके बारे में बात करी थी। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो वहां पर c है ना, प्लस में c है, तो हमें इसको प्लस c के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि इसके साइन कन्वेंशन के साथ में मुझे पुट करना है। जब आप ये पुट कर दोगे ना, अब देखो कहानी यहाँ से शुरू होती है इसकी। अब आप लोगों ने अपनी स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा, क्रैमर रूल कहा जाता है। तो क्रैमर रूल के थ्रू हम इसका यूज करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास में h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है ना, जो भी मेरे पास में h है तो उसका मुझे रो छोड़ दो और मेरे पास में कॉलम छोड़ दो, यानी कि ये मेरे पास में खत्म और ये मेरे पास में खत्म हो गया। तो यहां से आप लोग को क्या मिलने वाला है, यहां मेरे पास में मिलेगा 2 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू -6, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी -3, और माइनस आप लोग को करना है तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये मेरे पास में प्लस का 3 मेरे पास में आ जाना है भैया, ठीक है, +3 आ गया। उसी तरह से अब मेरे को k की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, ये जो इनके वो चलते हैं ना, साइन कन्वेंशन चलते हैं, सबसे पहले प्लस आता है, फिर -1 आता है और फिर +1 आता है। तब k के साथ में बताओ क्या है, k के साथ में नेगेटिव, तो आप लिखेंगे -k लिख देंगे आप लोग। डिनोमिनेटर में इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो क्या बचने वाला आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास में -3 आने वाला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग के पास में -6 आएगा, लेकिन जो माइनस माइनस क्या हो जाना है, वो प्लस हो जाना है। तो इसी तरह से हमारे पास में 1 के लिए करेंगे, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ओके, अब देखो यहां से जो बात करेंगे हम लोग, अब इस पूरे को आप सोल्व करेंगे, देन इट विल बी h -3, ये आप लोग को मिल रहा है, और ये मिल रहा है k डिवाइडेड बाय -3, और यहां मिल रहा है 1 माइनस में -3। तो जब भी हमें के h की वैल्यू निकालनी होती है तो पहले वाले और इस कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लो। तो आप लोगों ने लिखा है h की पावर -3 इक्वल टू 1 की पावर -1 डिवाइड बाय -3, तो ये -3 उधर जाएगा, या फिर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू h को क्या मिलेगा आप लोग को, h मिलने वाला है भाई 1 आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से k के लिए आप सोल्व करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, -3 से -3 कैंसिल, देन k इज इक्वल टू 1। तो भाई ये तरीका था कि किस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर लेंगे,
चलो अगले क्वेश्चन के अंदर में बात करते हैं, अच्छे से ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को लेके। एक्स प्लस, तो ये एच और के की जो वैल्यू थी ना वो सब्सटीट्यूशन वैल्यू आ गई, सिर्फ इतना पूछेगा, इससे आगे आप लोगों से इसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा जब भी हमारे पास में कोई नॉन होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास में एक्स प्लस 2 वाई प्लस में 1, वाई प्लस में 2 एक्स प्लस में 3। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे लिखते हैं आप इसकी एक्स की वैल्यू 1, यानी a1 की वैल्यू 1 हो गई आप लोग के लिए, और आप ये मानते हैं कि a2 की वैल्यू भी 1 हो गई। अरे भाई मेरे, ये तो देख ले कि x के साथ में जो होता है उसको a बोलते हैं, और आपने किसका ले लिया यहाँ पर a2 y का ले लिया, तो इसीलिए कह रहा था कि ध्यान से थोड़ा सा इनको पढ़ाई किया करो भाई आप लोग, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने a1 a2 सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब फिर से क्रैमर रूल लगाएंगे। क्रैमर रूल क्या कहता है, h k1 आप लोग पुट करो, h के नीचे a की वैल्यू डालो, k के नीचे b की वैल्यू डालो, और यहाँ पर क्या डालनी है आप लोगों को, साइन कन्वेंशन के साथ में जो साइन है उसकी वैल्यू जो कांस्टेंट की है वो यहाँ पर डालो। फिर आप लोगों को सिर्फ वही प्रोसेस करना है कि आपको h की वैल्यू चाहिए तो इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ, ये दोनों उठा लो, प्लस माइनस प्लस इस फॉर्म में चलना है, तो k क्या आ जाएगा मेरे पास में, माइनस आ जाएगा। और जब इसको फाइनली आप लोग सोल्व करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। h की वैल्यू -5/3 आ रही है और k की वैल्यू मेरे पास में 1/3 आ रही है। ठीक है, चलिए अगला एक हमारे पास में गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप देख लेते हैं। गेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में क्या गिवन है कि ax प्लस में 2y प्लस में 1, 2x प्लस 4y प्लस में 1 आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, और आप लोगों से पूछा भाई इसका सब्सटीट्यूशन फैक्टर बताओ। अब आप लोग अगर ध्यान नहीं दिया होगा ना तो आप क्या करते हैं, इसको सीधा अपना सब्सटीट्यूशन करके एक होमोजेनियस इक्वेशन वाला सिस्टम आप यूज करके चले जाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले इसके अंदर में जो स्टेप यूज करना है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले ये स्टेप आप लोगों को चेक करके देखना इसके अंदर में। अगर ये स्टेप नहीं किया और आपने सीधा क्रैमर रूल लगाने चले गए ना तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। अब आपने किया भाई, ये मेरे पास में तो केस 2 बन गया, क्योंकि इसका जो आया मेरे पास में वैल्यू 0 आ गया, तो 0 आ गया तो हमें पता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन बनने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 मैं यहां से कॉमन निकाल दूं, x प्लस में 2y प्लस 1 कर दूं, और इस वाले में अगर 2 बाहर ले लें तो ये मेरे पास बचने वाला है x प्लस में 2y और प्लस में 1, यानी कि दोनों के अंदर में ये कॉमन चीज आ गई है, तो यही तो मेरा सब्सटीट्यूशन फैक्टर हो गया भाई। तो आंसर क्या हुआ आप लोगों का इसका, कि मेरे पास में जो सब्सटीट्यूशन फैक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस में 2y यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ में समझ में आएंगी। ये मेरे पास में लास्ट क्वेश्चन था होमोजेनियस इक्वेशंस को लेके, और अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है पहली चीज़ तो ये, अगर कोई भी मेथड नहीं लग रहा ना तो आप इस मेथड के थ्रू भी अपने क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर में अगर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिया ना तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाना है। जो बेसिक इसकी फॉर्म है वो आप लोग को बिल्कुल इसके अंदर में ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उसको। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म होता क्या है। तो इसके लिए बोला गया है कि भाई अगर मेरे पास में कोई इक्वेशन है, कोई भी मेरे पास में गिवन है इक्वेशन, उसके अंदर में एम डी एक्स पहली चीज प्लस में एन डी वाई इस फॉर्म में है मेरे पास में, तो और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये मेरे पास में गिवन है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इसके अंदर में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m, यानी कि यहां पर जो dx के साथ में जो वैल्यू है उसको आप dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखेंगे, और जो dy के साथ में जो वैल्यू है उसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके देखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर होना है, मैंने ये चीज कही है। अगर ये दोनों अगर वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इक्वल आ जाएं, तब आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास में इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन, यानी कि कहेंगे ये मेरे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी कि आप एक स्टेप समझे इस क्वेश्चन को, कि पहला स्टेप मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर वो इस फॉर्म में दे रखी है तो मेरे को, तो अगर ये आप लोग को यहां पर आ जाएगा इक्वल आ गई है, तो अब बात आई भी इसका मेरे को सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन बताने का इसका तरीका आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना भैया आप लोग। तो ये कहता है कि मेरे पास में जो m आया है, मेरे पास में जो m dx प्लस में n dy की फॉर्म आप लोग को गिवन थी जो क्वेश्चन के अंदर में, तो m जो है मेरे पास में उसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। लेकिन इसके अंदर में जो y टर्म है मेरे पास में, अगर m के अंदर में कोई y टर्म आ रही है तो उसको मैं एक कांस्टेंट के रूप में रख के चलूंगा, उसको क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे। और जब दूसरा मेरे पास में एन डी वाई आ गया है तो इसके अंदर में मुझे ये करना है कि मेरे पास में कोई भी x की टर्म इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए।
पॉइंट टू बी नोटेड कि इस n के अंदर में कोई भी मेरे पास में x की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो मेरा पूरा वैल्यू उसको मैं 0 पुट कर सकता हूं। जैसे मेरे पास में लेट अस सपोज ये क्वेश्चन एक इक्वेशन गिवन है n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो मुझे यहां पर इसकी वैल्यू रखनी है तो क्या रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखूंगा या वाई स्क्वायर रखूंगा या दोनों रखूंगा मैं उसके साथ में। तो भाई मैंने अभी कहा था कि इसके अंदर में x की वैल्यू नहीं लेनी, यानी कि एक्स स्क्वायर को आपको क्या मानना है, 0 मान लेना है। यू हैव टू पुट डाउन ओनली एंड ओनली वाई स्क्वायर हेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर में बात करो कि n की वैल्यू अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस फंक्शन का बन गया तो भाई मेरे पास में क्या इनको सेपरेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसी टर्म यहां पर डाल दिए ना जिसका मेरे पास में x हो ही ना, जिसके पास में तो यहां पर तो है x, तो मैं क्या करूंगा, इसको n को 0 मान लूंगा, इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे हम यहां पर, और हम क्या मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे। तो आई होप यहां पर तक आप लोगों को इसके सॉल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे हमें इसके एग्जैक्टनेस को फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं एग्जैक्टनेस फाइंड आउट कर लिया, मैंने दोनों इक्वेट कर लिए हैं, तो मुझे सॉल्यूशन पर काम करना होता है। ठीक है, चलिए इसका एक गेट का क्वेश्चन लेकर चलते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको समझने में इसके। मान लो मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है 2xy dx एक्स स्क्वायर प्लस में y dy इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया गया है। हम इसके लिए होमोजीनियस सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसको भी हम यूज करके देख सकते हैं। dy बाई dx को एक तरफ में लेके चलेंगे और ये fxy प्लस में डिवाइडेड बाई gxy की फॉर्म में भी हम इसको यूज करके चल सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज मेरे को क्या करनी है, ये मेरे को कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर बनाया जाता है, उसका फॉर्म होगा। लेकिन ये मैं चेक करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका m का और पार्शियल डिफरेंशिएशन n का x के रिस्पेक्ट में करके देखेंगे। तो रख के देखो भाई मेरे को क्या मिलने वाला है। जब आप इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, जब इसका भी करेंगे तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना ये, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, ये मेरे पास में 2x ही मिलने वाला है। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि देखो एक्स स्क्वायर था मेरे पास में, यहाँ पर कोई y की टर्म नहीं है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 मान लूंगा। अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको dx बाई डी कर ली y इस तरह से मान के चला लेता, लेकिन x की टर्म यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको क्या मानूंगा, 0 मान के चल सकता हूँ इसके अंदर में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यही हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच जाता है इसके अंदर में। तो आपने देखा कि भाई ये मेरे पास में दोनों जो थे ये इक्वेट हो गए हैं, तो ये मेरे पास में एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को सॉल्यूशन निकालना बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग m रखेंगे, m की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ये यहाँ पर रख दी भाई आप लोगों ने। अब क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया मैंने, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर नहीं रखना होगा, क्योंकि n के अंदर में हमें वो वैल्यू पुट डाउन करनी है, ये इस पॉइंट पर जो जिसके अंदर में x के रिलेटेड जो भी हमारे पास में कंपोनेंट वो यहाँ पर नहीं हो। तो आपने देखा कि खाली वाई स्क्वायर यहाँ पर बनता है, वाई स्क्वायर आप लोगों ने कर लिया, डिवाई बाई इसको c एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाया गया है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो आप लोग को क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा 2x स्क्वायर बाई 2 और ये फाइनल आप लोग को रिजल्ट मिलेगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट आ जाएगा। आप इसको और फर्दर सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर x स्क्वायर प्लस में y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c। आप लोग को भाई ये आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास में कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। मेरे पास में जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल है x की पावर डिवाइडेड बाई y है, dx है। ये कहीं आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये भी एक मेरे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का बन रहा है, फॉर्म तो ऐसी है ना, लेकिन मुझे तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए क्या बताया गया था कि भाई आपको जो पार्शियल डिफरेंशिएशन m का विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन n का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे पास में ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन हमें बहुत अच्छे से निकालना आता है। तो m आप लोगों ने फाइंड कर लिया, n आप लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोगों को ये मिलने वाला है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलने वाला है। ठीक है, अपनी कॉपी पेन में सोल्व करके देखना इस वीडियो को यहाँ पहुँच करके, ठीक है ना। मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मेरे साथ में स्किप कर जाओ, आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, जब ये अगर एग्जैक्ट वैल्यू ये की आई तो समझ लेना कि भाई आप बिल्कुल सही रास्ते पे, आपको अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना आता है। चलिए, अब मेरे को जनरल सॉल्यूशन पता है, जनरल सॉल्यूशन में क्या रखेंगे हम लोग, तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर में आप लोगों ने रखा m को, ये वैल्यू रख दी मैंने m की और उसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को ये बता भाई, ये बताओ यहाँ पर कि क्या मेरे पास में n में कोई ऐसी टर्म है जिसमें मैं x को अलग कर सकूं, नहीं कर सकता मैं। इसके अंदर में भी x आएगा और इस टर्म के अंदर में भी मेरे पास में x आ रहा है,
तो मैं n की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, यहाँ पर 0 पुट करूंगा और ये मेरे पास में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करके निकाल के लेके आएंगे, देन यू विल गेट द आंसर x प्लस में y e x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू c की फॉर्म आप लोग को मिल जाने वाली है। अब वो क्वेश्चन में कैसे गिवन है, आपके ऑप्शन कैसे गिवन है, खाली y की फॉर्म में आप लोगों से पूछा गया, x की फॉर्म में पूछा गया, तो आप उसको मैनिपुलेट करके इसको चीज़ों को और ईजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए गेट 2006 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम यहाँ पर उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स 2xy माइनस एक्स प्लस में y आप लोग को गिवन है इज इक्वल टू 0 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे उससे भी हम इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर में आप लोग को करना क्या है, बिल्कुल वो डी वाई बाई डी एक्स और इस फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं। मुझे पता है कि भाई मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूँ इसको एलसीएम लेके dx को, तो यहाँ पर dx जुड़ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो कहीं आप लोगों को ऐसी ही इक्वेशन तो नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल यही इक्वेशन आप लोग को मिलेगी, ये जो आप लोग को दिख रही है एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस में 2x माइनस ये यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर क्या पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पहचानने है m और y की वैल्यू पहचाननी है। तो m आप लोग को पता कि भाई m वो होता है जिसके साथ में क्या लगा होता है, dx लगा होता है। तो dx इसके साथ में लगा हुआ है, तो भाई ये m की वैल्यू आ गई। देखिए मैं क्वेश्चन को घुमाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि dx के साथ में जो रहेगा वो हमेशा m रहेगा, dy के साथ में जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, वो n रहेगा, उसको n एज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप करेंगे m मिल गया, n मिल गया, इसको डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको। तो आप देखेंगे कि भाई दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो मेरे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, m dx प्लस में n dy। m की वैल्यू रखो भाई, यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे 2x माइनस एक्स वाई, ये रख दिया आप लोगों ने। n की वैल्यू रखनी है, n मेरे पास में क्या एक्स स्क्वायर है, लेकिन अरे मेरे को तो पता है भाई n की वैल्यू जो है उसके अंदर में ऐसे पुट करनी होती है कि x की कोई टर्म नहीं आए, लेकिन ये तो खुद अपने आप में x है, तो यहाँ पर मेरे पास में n की वैल्यू जो 0 आ जानी है। अब तो भाई सिंपल आपको इंटीग्रेशन बच गया, इंटीग्रेशन करो और इसके आंसर के मजे लो आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनिशियल कंडीशंस भी मेरे को दी गई थी, तो इनिशियल कंडीशन का मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। इनका यूज केवल और केवल मेरा जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको निकालने के लिए यूज होता है। तो जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास में इनिशियल कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू मेरे पास में 0 होगी, देन यू विल गेट द आंसर c इज इक्वल टू हाफ आएगा। आप इस वैल्यू को अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर में पुट कीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। गेट 2008 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें क्या पूछा गया है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई दे रखे हैं और कुछ इनिशियल कंडीशन इसने दे दी, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू √3 होने वाला है। अब इसको मैं करना चाहूँ तो बहुत सारे मेथड है मेरे पास में, वेरिएबल सेपरेशन से भी कर सकता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकता हूँ। आप इसको तीनों मेथड से करके सोल्व करके देखो। ठीक है, तीनों चीज मैं पढ़ा चुका हूं ना, आप तीनों मेथड से सोल्व करके देखो और फाइनली आप मेरे को बताओ कि कौन सा मेथड आप लोगों को इजी लगेगा इसको सोल्व करना। ठीक है, दोनों ये वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर डिफरेंशियल आप भाई इसको सोल्व करना। अब मैं आगे बात करता हूं इसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन को लेके। तो यहाँ पर आप लोग इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप पाएंगे वाई डी वाई प्लस में एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। लेकिन एग्जैक्ट है या नहीं है मुझे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y के साथ में जो x के साथ में होता है वो m होता है, तो m मिल गया मेरे को, और y के साथ में जो होता है n होता है वो मिल गया मेरे को। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करके देखेंगे और आप लोग यहाँ पर पाएंगे कि ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास में, इक्वल आएंगी। और इक्वल आ गई है मेरे पास में, तो आप मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो m की वैल्यू है उसको रखो, यहाँ पर रख दिया भाई। y की जो मेरे पास में n की वैल्यू वो रखनी है। क्या n की वैल्यू में कहीं पर भी x है, नहीं है, तो अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू पुट डाउन करूंगा y dy। ठीक है, और कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हमेशा आ जाती है उसके अंदर में, और वो इक्वेट करके रखते हैं उसके अंदर में। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी आप लोग का इसका आंसर मिलने वाला भाई। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, इनिशियल कंडीशन रखेंगे, देन यू विल गेट द कोफिशिएंट जो हमारे पास में कांस्टेंट आया, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 आप लोग को मिलने वाला है। पूरा सोल्व करेंगे, आप लोग को जो आंसर मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आप लोग को मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये था मेरे पास में जितना भी लीनियर जितनी भी हमारे पास में एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे हम सोल्व करके देख सकते हैं। मेन जो कहानी थी वो यहाँ तक थी कि भाई कैसे आप लोग इनको जो हमारे पास में m है उसको कैसे आप चूज करेंगे, n को कैसे चूज करेंगे, और फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके आप इक्वेट करके देखेंगे कि मेरे पास में एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट आ गया
तब हम कहेंगे कि मेरे पास में सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है, वो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये टर्म आप याद रखना कि n में वो टर्म डालेंगे जिसके अंदर में x की कोई भी टर्म नहीं आएगी। ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर रख के चलेंगे। चलो भाई, इसके अंदर में अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आप लोगों ने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखा m और y का, अगर वो मेरे पास में नॉट इक्वल आ जाए, यानी कि पहले तो आप लोगों ने कहा कि इक्वल आ गए, अगर वो नॉट इक्वल हो गए तो अब हम कहेंगे कि भाई मेरे पास में ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई मेरे पास में सॉल्यूशन निकालने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, तो वो तरीके अब ढूंढने पड़ेंगे अपने को। और जो एग्जामिनर यहां पर पूछेगा ना इन क्वेश्चन से, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, इससे आगे इन क्वेश्चंस के अंदर में नहीं बढ़ेगा। अगर ये मेरे पास में ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पहचान गए ना कि भाई मुझे कौन सी अप्रोच इसके अंदर में यूज करनी पड़ेगी, तो ये समझ लो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर करेगा। और ये चीजें कब आएंगी, जब आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ना इन क्वेश्चंस की। ठीक है, जो बुक आप लोगों ने परचेज कर रखी होगी या कहीं से भी आप लोगों ने नोट्स निकाल रखे होंगे या कोई प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे होंगे गेट के, तो आप लोग अगर उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता लगेंगी चीजें कि आप लोग कि कहां पर कौन से कंसेप्ट को यूज करके अपने क्वेश्चन को हम इजी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन से भी हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो जाएगा, हर तरीके से आप उसको यूज कर लेंगे। लेकिन कौन सा मेथड आप लोगों के लिए सुटेबल होगा, जो आपका टाइम सेव करेगा आपके एग्जाम में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं इसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म बनेगा भाई, फॉर्म वही रहेगी मेरे पास में एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसके अंदर में ये कंडीशन आ गई है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, तो मुझे कोई ना कोई, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा जो इस नॉन एग्जैक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एग्जैक्ट के अंदर में कन्वर्ट कर देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन मेरे पास में रिपीट हो जाती है तो मुझे जो निकालना होगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा जो मेरी इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बना दे, एग्जैक्ट बना दे। अब ये कैसे करते हैं, इसके 4 मेथड मेरे पास में होते हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अब इन 4 मेथड को, जो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मेथड्स हैं, उनके अंदर में पहला जो मेरे पास में आता है जिसको जानते हैं हम इंस्पेक्शन मेथड के नाम से। इंस्पेक्शन मेथड आप बहुत बार यूज कर चुके हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर में। अब बात करें डिफरेंशिएशन, जब हम कर रहे थे तो वहां पर भी हमने इसके बारे में सारी जानकारी ली थी। तो आपके कुछ इसके अंदर में पैरामीटर, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस बन जाते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास में इक्वेशंस बनती है, जैसे मैं बात करूं मेरे पास में एक्स डी वाई प्लस में डी वाई डी एक्स, तो आप सबको पता है कि भाई ये क्या होगा, ये मेरे पास में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है किसका, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन में जब होते हैं तो उसका ये फॉर्म हमारे पास में बन के आता है। तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये मेरे पास में जो आया है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई आ गया। अगर मेरे पास में दूसरी टर्म कुछ इस तरह का आ जाए मेरे पास में कि एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, ये जो आप लोगों को फॉर्म दिख रही है एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाए, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि भाई देखो इस टर्म को उठाओ, ये वाई है और नीचे एक्स स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये वाई बाई एक्स की फॉर्म रही होगी जिसका डिफरेंशिएशन रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ये, इसका ये जो मेरे पास में टोटल आ रहा है इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, डी वाई बाई एक्स से लिख सकता हूं। फिर तीसरी मेरे पास में जो इक्वेशन बनी, यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बन रहा है और नीचे एक्स वाई आ गया भाई इसके अंदर में। तो ध्यान रखना इसके अंदर में, इसका अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास में बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई एक्स। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड मेरे पास में फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप लोग को कभी भी क्वेश्चन के अंदर में ये फॉर्म दिख रही है तो आप लोग को log y बाई एक्स की फॉर्म में आप वहां यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की फॉर्म बन रही हो आप लोगों को, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इनको याद कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार इनके साथ में खेला भी होगा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने किया था वहां पर हम इसका यूज भी करते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं बार बार में। तो ये मेरे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनेगी वो डी टेन वाई इनवर्स वाई बाई एक्स बनेगी। उसी तरह से ये आ गया, मान लो वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई वाई स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन ले रहे थे, जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब मैंने क्या किया, इसी का दूसरा रूप निकाल के दे दिया कि वाई स्क्वायर आ गया। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स था, ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन एक्स बाई वाई हो जाएगी। आप इन पे बार बार करेंगे तो आपको ये एक दो याद हो जाएंगी चीज़। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक स्टैंडर्ड और मेरे पास में फॉर्मेशन है जो कि गिवन है कि वाई इज
इस तरह की फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन वाई एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स माइनस में ई एक्स डी वाई आप लोगों को गिवन हो और डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर गिवन हो, तो कोई इशू नहीं है आप लोग को। यहाँ पर जो गिवन है ना वो तो उसके न्यूमरेटर में रहेगा, और जो यहाँ पर है वाई स्क्वायर गिवन है तो वाई आप लोग यहाँ पर उठा के उसके नीचे रख देंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी इस चीज़ को लेके। ये स्टैंडर्ड है, इनको आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया तो भाई यहाँ पर तो मुझे एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा वो। डिनोमिनेटर में यहाँ पर मेरे पास में वाई स्क्वायर बन गया, तो मुझे पता है कि मेरे को डिनोमिनेटर में इसमें वाई रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। अब अगला देखो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि x dx और प्लस में आ गया भाई, यहाँ पर मेरे पास में प्लस आ गया y dx और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन, इसकी जो वैल्यू आएगी आप सीधा बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन हाफ log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इसकी वैल्यू बनने वाली। ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा भाई ये ना, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इसके ब्रैकेट में रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बार बार हम यूज़ करेंगे इनका। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, y dx एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स डी वाई माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई इजकल टू 0 आप लोगों को गिवन है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि ये फॉर्मेशन y dx और ये इन दोनों को मैं पास लिया हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ इसके अंदर से निकाल सकता हूं। बिल्कुल भाई, दोनों टर्म को आपने पास ले लिया, बाकी जो बची उनको अलग कर दिया। तो यहां पर देखो आप लोग, क्या इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का। बिल्कुल लिख दिया भाई, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है। फिर उसी तरह से यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया और ये अंदर मेरे पास में बचा वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसके अंदर में क्या हुआ कि अगर मैं इसके फॉर्मेशन पर जाऊं, मेरे पास में जो बनने वाला है कि वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई और नीचे एक्स वाई का जो मेरे पास में आ रहा था, तो कौन सी फॉर्मेशन में आ रही थी भाई, ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आ रही थी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर डी एक्स आ रहा, एक्स वाई आ रहा था, यहाँ पर मेरे पास में एक्स वाई नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसके अंदर में। तो यहाँ पर दोनों साइड में आपने कर दिया एक्स वाई स्क्वायर और ये मेरे पास में क्या बन गया, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, तो इंटीग्रेशन में क्या जाने वाला है, ये मेरे पास में बच जाएगा 1/xy और डिफरेंशिएशन xy। और यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग को ये वैल्यू मिल गई है कि भाई ये मेरे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, अपने नोटबुक के अंदर में देखो क्या था ये, तो ये जो नोटेशन होता है इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई y की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर में भाई, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो मेरे पास में 1/y है, वाई स्क्वायर है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 माइनस में y आ जाता है, माइनस 1/y आ जाता है। उसी तरह से अगर मैं ये बोल दूं कि ये मेरे पास में 1/x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इसको भी हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं x की y के रिस्पेक्ट में, ये मैं किसको रिस्पेक्ट में कर रहा था, dy के रिस्पेक्ट में कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जो है ये फंक्शन भी उसी का ही है। यहाँ पर जो अब मेरे पास में जो सिचुएशन बन रही है वो मेरे पास में एक्स वाई है और फंक्शन जिसके अक्रॉस मैं उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ वो भी एक्स वाई है। तो बिल्कुल जो मैंने वाई का आपको एग्जांपल दिया उसी फॉर्म में आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, जब इसको करेंगे इंटीग्रेट, देन यू विल गेट द माइनस 1/xy मिलेगा। और जब ये इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके अंदर में जो बचा वही मेरे पास में यहाँ पर उठ के आ जाना है। तो log x/y आ गया और ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के टर्म के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगी कैसे इन क्वेश्चंस को फर्स्ट मेथड के थ्रू हम इसका यूज़ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं गेट 2015 का। ये क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, जब हम होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे भी आप इसको एक बार सोल्व करके देखना और एक बार इस मेथड से भी आप सोल्व करके देखना, तो देखना कि दोनों का आंसर हमारे पास में सेम आने वाला है। ठीक है, दूसरे मेथड की मैं बात करता हूं, जो 4 मेथड मैंने बताए थे। तो जो मेथड 2 है उसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, बात वही रहेंगी, जब ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट रहेगी। नॉन एग्जैक्ट का कैसे बताया था कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे होते हैं वो नॉट इक्वल आ जाते हैं, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होते, तब हमें क्या करना पड़ता है, नॉन एग्जैक्टनेस को एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो पहला मेथड आप लोगों ने देख लिया कि इंस्पेक्शन मेथड हो सकता है। दूसरा जो मेथड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास में एम डी एक्स
प्लस में एन डी वाई जो मेरे पास में आई है, ये हमारे पास में एक होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन एम एक्स प्लस में एन वाई जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तब हमें क्या करना पड़ता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास में लेके आना होता है। तो उस केस के अंदर में, तो इस केस के अंदर में हमें क्या करेंगे, ये देखो एम एक्स प्लस में एन वाई, आप लोगों को चेक कर लेना इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है दैट इज इक्वल टू 1 बाई एम एक्स प्लस में एन वाई। ये मैंने कहा कि नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यों बोला, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता तो 1 बाई जीरो होने से क्या होने था, ये आंसर हमारे पास में इन्फिनिटी आ जाता। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको नॉट इक्वल टू जीरो पहले ही कंडीशन दे दी है। ओके, तो अब चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन होंगे ना इनसे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिलेटेड आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, चलो भाई इसका हम देख लेते हैं। अब जो हमारे पास में आने वाला है एक्स स्क्र वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों को बोल रहा है। पहला काम क्या रखना है भैया आप लोग को, पहला काम तो मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरा एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं आप लोग को निकालना आता है कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो। पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद में उनको इक्वेट करके देखो, अगर इक्वेट करने के बाद में नॉट इक्वल आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये नॉन एग्जैक्ट है। अगर नॉन एग्जैक्ट हो गई है तो अब मुझे उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैंने पहला मेथड लगाना था कि इंस्पेक्शन मेथड। क्या इंस्पेक्शन मेथड में कोई इक्वेशन टाइप बन रही है, नहीं बन रही, तो मुझे दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। दूसरा मेथड मेरे पास में क्या कह रहा है कि मेरे पास में जो m जो वैल्यू है और मेरे पास में n की वैल्यू है, उनके साथ में आप लोगों को क्या चेक करके देखना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। आप लोगों ने फंक्शन चेक किया, होमोजीनियस है जी। अब होमोजीनियस है तो अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग को ये चेक करना है कि भाई मेरे पास में एम एक्स प्लस में एन वाई ये जीरो तो नहीं है। ये भी आप लोगों ने चेक कर लिया भाई जीरो नहीं है। तो अब इसका आंसर सीधा क्या बनने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी एम आप लोगों ने निकाला क्या था, एक्स स्क्र वाई, उसको x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी पढ़ा ना कि एम एक्स प्लस में एन वाई होता है, तो m आप लोग के पास में ये हो गया और x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से n आप लोग के पास में ये हो गया और y उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको पूरे को आप सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 1 बाई वाई 4 आएगा। देखिए अब जो ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन के अंदर में आपको ये भी मिलने वाला है और ये भी मिलने वाला है, तो आप किसको सही मान लेंगे। -1 बाई वाई के पावर 4 मिलेगा और 1 बाई वाई के पावर 4 भी मिलेगा आप लोगों को प्लस में। तो भाई मेरे जो भी एग्जाम के अंदर में आएगा ना, तो आपको ये राइट टिक करना उस ऑप्शन को। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, वो हमारे पास में ना तो इसके साइन पे डिपेंड करता है कि वो प्लस है या फिर मेरे पास में नेगेटिव है, और ना ही इसके ऊपर में किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये ऐसे गिवन होता, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे अभी जब बात करूंगा ना तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेके। तो ये मान लो मेरे पास में y की पावर 2 आ गया, तो एग्जाम के अंदर में अगर 1 बाई वाई की पावर 2 भी दे रखा है ना, तब वो भी सही है आप लोग का। तो आप लोग देख रहे हैं कि ना तो ये इस वेरिएबल, इस फंक्शन पे, इस पे कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, चाहे 2 रखो या 3 रखो 4 रखो कुछ रखो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1 बाई वाई की पावर 4 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा इसके अंदर में। यानी कि वो ना तो साइन पे डिपेंड करता है और ना उसके ऊपर में क्या टर्म आ रही है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में आता है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसके अंदर में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को निकालने के लिए बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में 2 डी एक्स इंटू में डी वाई इजक्वल टू 0। आप भाई इसको सोल्व करके देखना स्टेप बाय स्टेप, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर में बताए कि क्या मेरे पास में जो है वो एम एक्स डी एक्स प्लस में एन डी वाई की फॉर्म है। बिल्कुल है भाई मेरे पास में, ये उस फॉर्म में बिल्कुल दे रखा है। अब क्या करना आप लोगों को, इसकी एग्जैक्टनेस चेक करो। एग्जैक्टनेस चेक करने का आपको पता है कि कल वाला जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड है वो आप लोग यूज करके देखेंगे। जब ये हमारे पास में हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, होमोजेनिटी चेक करके देखनी है। होमोजेनिटी भी आप लोगों ने देख लिया कि भाई मेरा फंक्शन होमोजीनियस है, तब आप इस स्टेप पर आएंगे कि एम एक्स प्लस में एन वाई इजक्वल टू नॉट जीरो है या नहीं है। अगर ये है तो आप सीधा कहेंगे कि मेरे पास में इंटीग्रेटिंग भी ये फंक्शन है कि 1 बाई एम एक्स प्लस में एन वाई इजक्वल टू 0, जो हमारे पास में आया था, ये जो वैल्यू था, इसी को यहाँ पर उठाकर पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द
आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेथड 3 के बारे में। मेथड 3 वही चीज़, इसके अंदर में फंक्शंस की वैल्यू में हमारे पास में आने शुरू हो जाते हैं। चीज़ें वही चलेंगी कि एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई रहेगा और ये 0 के इक्वल रहेगा, फॉर्म ये रहेगी मेरे पास में। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास में बनेगा y का जो फॉर्म बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा कि मेरा जो फंक्शन होगा y और उसके अंदर में फंक्शन होगा एफ एक्स वाई। ठीक है, इस तरह का फंक्शन होगा। उसी तरह से x के साथ में मल्टीप्लाई होगा जो फंक्शन, वो जी एक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है वो बनेगा 1/mx माइनस में ny। और यहां पर भी आप लोग को ये ध्यान रखना कि mx माइनस ny जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वो आप लोग को पता है कि अगर वो 0 हो गया तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आ जाने वाला है। चलिए इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है कि y इक्वल टू एक्स वाई, ये भाई ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को गिवन है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, m को निकालो इसमें और n को अलग कर लो। तो आपको पता है कि x के dx के साथ में m की टर्म होती है, तो ये m की हो गई भाई। y के साथ में क्या होती है, ये dy के साथ में n की टर्म होती है, n आप लोगों ने निकाल लिया। अब क्या चेक करेंगे, इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। एग्जैक्टनेस चेक किया तो आप लोगों ने पाओगे कि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे से। अब क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या mx माइनस में ny जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल, जब आप इसको अंदर में वैल्यू पुट करके देखेंगे देन यू विल गेट कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब बचा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना रहेगी है। आप लोग को mx माइनस ny जो है उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैथमेटिक्स है टोटली यार, सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग इसके अंदर में चल रहे, उससे बड़ी कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर यूज नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई। आप लोग को समझ में आ गया होगा मेथड ये। अब फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड जो यूज करना चाह रहे हैं हम, तो फोर्थ मेथड और फिफ्थ मेथड दोनों एक जैसे ही हमारे पास में मेथड होते हैं। तो क्या इनको अप्रोच रहेगी, कैसे इनको सोल्व करेंगे, जल्दी से देख लो भाई इसको। तो इसकी जो फॉर्म रहेगी मेरे पास में वो ये कहेगा कि मेरे पास में फंक्शन ये है, ये नॉन एग्जैक्ट है। अगर मेरे पास में ये फंक्शन इस तरह से आ जाए कि मेरे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद x, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, और इनके जो वैल्यू आएंगी इनको 1/n कर दूं, तो जो मेरे पास में फंक्शन रिजल्ट आएगा, अगर वो मेरे पास में फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो वो वहां पर जो मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर, इंटीग्रेशन करना है fx इंटू में dx। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं इसके अंदर में। ये तो था मेरे पास में जब मैं बात कर रहा था इसके अंदर में n से डिवाइड करके। किससे डिवाइड कर रहा था, n से डिवाइड कर रहा था। अगर मेरे को ऐसा लगा कि यार n की टर्म जो मेरे पास में आएगी वो काफ़ी बड़ी टर्म है, लेकिन m की जो टर्म है वो मेरे पास में थोड़ी इजी टर्म है, तो मैं उसका यूज़ करना चाहूँगा, तो कोई इशू नहीं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1/m बाहर डाल दो। लेकिन ध्यान से देख लेना इस चीज़ को कि पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने देखा है कि डी कर्ल जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m बाई y है वो मेरे पास में पहले आ रहा था, अब इसके अंदर में बाद में चला जाएगा ये। ठीक है ना, यानी कि साइन उसके चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास में पहले आ जाएगा और ये मेरे पास में बाद में चला जाता है इसके अंदर में। ये जो फंक्शन बनेगा ये भी y का फंक्शन बनेगा। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल वही तरीका, e की पावर में जो भी मेरे पास में वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करो, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर में कि कैसे हमें क्वेश्चंस के अंदर में अप्रोच करनी पड़ेगी। ये मेरे पास में पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 2xy dx, ये मेरे पास में टोटल आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। तो पहले तो m और n को फाइंड कर लो। ये मैंने m फाइंड कर लिया, यहाँ से मैंने n फाइंड कर लिया, हो गया भाई n फाइंड। अब क्या करना आप लोगों को, अब इसके अंदर में आप लोगों को ये चेक करना है कि मेरे पास में इन दोनों का कर्ल बाई जो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन m है और पार्शियल डिफरेंशिएशन n है, ये n कर लेना भाई इसको। ठीक है, इसको n करके यहां पर आप चेक करेंगे तो पूरे फंक्शन को आपको दिख रहा है कि भाई ये मेरे पास में 2xy है और ये मेरे पास में थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो मैं प्रीफर करूंगा 1/m से डिवाइड करना। तो 1/m से डिवाइड जब हम करेंगे तो उसके अंदर में क्या जाना है, 1/m से करेंगे तो हमारे पास में n की टर्म बाद में आ जाती है ना। जब हमारे पास में इसके अंदर में m से डिवाइड कर रहे हैं तो m की टर्म बाद में चली जाती है और n की टर्म पहले आ जाती है। तो थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज ये करना था आपको कि n पहले कर लेना भाई, ये n मेरे पास में आ जाएगा। जब n को आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट द आंसर दिस वन, और m को जब डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर दिस वन। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे यू विल गेट -2y आ गया।
जो कि फंक्शन है किसका, y का, तो आपको gy मिल गया। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिला यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगले स्टेप पर आ जाओ। अगला स्टेप क्या बोलता है कि आपको इंटीग्रेट करना है e की जो आपका फंक्शन आया है gy किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना। तो आप इसको सोल्व करो, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e की log y के -2 मिलेगा। बार बार ये चीज़ जब हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों आ रहा है इस तरह से। log से e कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बनने वाला है दैट विल बी 1/y², आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चाहे ये माइनस में आए या प्लस में आए या ऊपर कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, उस पर हमारा ये क्वेश्चन डिपेंड नहीं करेगा। और इसके अंदर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मेरे पास में जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू प्लस में y³ डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोगों के सामने जो गिवन होगा क्वेश्चन, क्या करेंगे आप लोग, इसके अंदर में m फाइंड कर लेंगे, m आप लोग को मिल गया, n फाइंड कर लेंगे, n आप लोग को मिल गया। फिर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करके देखेंगे, भाई ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसमें आपको आसान कौन सी लग रही कि किससे मैं बाहर डिवाइड करना चाहिए, n से या m से। तो आप लोग को दिख रहा है कि n की टर्म है वो थोड़ी सी ईजी पड़ रही है, किसी को डिवाइड करने के लिए ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, जब n की वैल्यू पुट करनी है हमें तो पहले क्या आ जाता है, m आ जाता है। और जब यहाँ m की वैल्यू पुट करते हैं तो m कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो रहेगा उसका अपोजिट यहाँ पर रहने वाला है, सीधी सी बात, आप ये याद रख लो। ठीक है, आप n की वैल्यू को पुट करो, n की वैल्यू जो आई है मेरे पास में वो यहाँ पर पुट करेंगे। फिर अंदर में जो इनकी वैल्यू आई है वो आप लोग पुट करेंगे। ये मेरे पास में जो वैल्यू आई इसकी यहाँ पर पुट करेंगे। और जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 3x इंटू में fx। 3x जो मेरे पास में किसका फंक्शन होगा, ये मेरे पास में फंक्शन ऑफ x होगा। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आई, ये मेरे पास में एक वैल्यू आई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे इसके अंदर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप लोग इसको रखेंगे देन यू विल गेट द आंसर। ये इंटीग्रेशन आप लोग लगाना भाई इसको, तो ये की log x की पावर 3 आप लोग को मिलने वाली है। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर x की पावर क्यूब। तो ये थे मेरे पास में भाई टोटल 5 मेथड की। अगर कोई मेरे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेकर ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ गया। 5 मेथड से कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये मेरे पास में टोटल भाई यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप थे, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। एक क्विक रिवीजन मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर हमने पढ़ा लीनियर मेथड के थ्रू, फिर हमने होमोजीनियस पढ़ा। होमोजीनियस में भी हमने नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस रिड्यूसिबल कैसे करके हम उसको होमोजीनियस बनाते हैं उसके बारे में बात करी। फिर आप लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी। फिर आपने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी। और नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर में हमारा मेन जो कंसर्न होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ताकि हम नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट की फॉर्म में ले आएँ। और वो कब बनती है, वो बनती है जब हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे किस मेथड से, जो 5 मेथड अपने यहाँ पर पढ़े हैं। तो ये था भाई हमारा सारा जितना भी लेखा जोखा था इसको लेके, डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एटीसी एग्जाम के लिए। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग इससे उम्मीद रख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। एक टॉपिक रह गया हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। और भाई आप लोगों का भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं और चीज़ें पढ़ रहे हैं। और मेरा ये सिर्फ एक उम्मीद है कि भाई आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें, ताकि जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हार्डवर्क यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइजेशन में आ जाए। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।